अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। क्वाइट अ सिचुएशन हियर इन पाकिस्तान जहां पर मईशत के एतबार से दो बड़े कॉन्ट्रास्ट व्यूज नजर आते हैं और बयानिए नजर आते हैं। हुकूमत वक्त बार बार ये हौसला देती हुई अवाम को नजर आ रही है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। पीटीआई एक मन घड़त बयानिया हमारे खिलाफ बना रही है। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई की जितने भी अभी आज ये मजीद अलार्मिंग इस वजह से हो गया है कि पीटीआई के जितने भी गवर्नड जो एरियाज हैं या उनके सूबे हैं वहां के तमाम लोग जैसे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान दोनों ने ये बात की है कि इस वक्त हमें वफाक की तरफ से अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं की जा रही और सारे रेड अलार्म्स रेड फ्लैग्स उन्होंने रेज किए हैं। चीफ मिनिस्टर जी तो इस हद तक कह चुके कि हम यहाँ इस्लामाबाद आकर चूंकि हमें कोई फंड्स नहीं दिए जा रहे, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है, तो हम यहाँ पर आके एहतजाज करेंगे और इधर आकर अपने जो तमाम इजलास हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में उनका इनेकाद करेंगे। तो नाज़रीन ये सिचुएशन एक उभरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ पीटीआई का जो अंदरूनी इजलास था असेंबलीज के तहलील के हवाले से वो भी आज हुआ है। ये पहली मुशावरत नहीं है, इससे पहले मुतअद्दिद मुशावरत इस हवाले से हो चुकी हैं। कोई बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन किसी में नजर नहीं आया। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब अपनी जो पिछली तकरीर थी उसमें ये कहते हुए नजर आए कि दिसंबर में ही वो असेंबलीज को तहलील करेंगे। नए आर्मी चीफ से उन्होंने बहुत अच्छी उम्मीदें भी वाबस्ता की हैं और उन्होंने कहा है कि पिछले वाले की पैरवी बिल्कुल ना कीजिएगा। अब नाजरीन आज का जो इजलास था उसमें अपेरेंटली और एज पर यह तय पाया गया है कि पंजाब असेंबली की तहलील पहले होगी फॉलोड बाय केपी असेंबली। अब ये वादा या ये कमिटमेंट किस हद तक पूरा होगा, कब पूरा होगा, इसके ऊपर बड़े सारे सवालिया निशानात हैं। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो अपने वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने जो है वो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं ऑन डिफरेंट वेरियस इशूज। आज उन्होंने ये कहा है कि डेली मेल में जो अपॉलॉजी उनको दी गई है वो उनके बयानिए की फतह है और वो पीटीआई की हवाले से बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। पीटीआई तो बार बार 3 सालों से कहते रहे कि ये अब आप बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और ये लंदन की अदालतें हैं, पाकिस्तानी अदालतें नहीं है जहां से आप लोग फ्री हो जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि 3 साल के अरसे तक ये जो कंसर्न जो डेली मेल था उन्होंने किस तरह से उनके केस में ताखीर की। फिर उन्होंने मईशत के हवाले से भी बड़ी बात की और इमरान खान साहब के जो घड़ियों के बेचने का मामला है इसके ऊपर भी कुछ इजहार ख्याल किया। अच्छा, काफी सारी बातें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की हैं, वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम आपको सुनाएंगे भी। लेकिन नाजरीन जो एक तो पीटीआई की तरफ से जो बातें उस वक्त की जाती थी उनको भी हम लोग कवर करेंगे, जो उस वक्त टॉल क्लेम्स 2019 में किए गए थे जब ये डेली मेल का आर्टिकल नया आया था, इसके ऊपर भी बात रहेगी। लेकिन पहले ये जरूर सुनिएगा कि जो वजीर आला केपी हैं खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की ये जरा सुनिएगा, जहां पर वो 10 अरब रुपए की बात कर रहे हैं कि जो ऐलान किए हुए पैसे हैं वो भी वफाक उनको नहीं दे रही है और अब इस हद तक फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस हैं वो भी पूरी नहीं की जा रही हैं और हर तरह से अपनी बात की नफी की जा रही है। सुनिएगा एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हम ड्यूरिंग द कोर्स सुनाएंगे आपको, लेकिन ये प्रिसाइसली आप मुलाहिजा कीजिए। फ्लड में उन्होंने हमारे साथ वादा किया था 10 अरब रुपए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए अनाउंसमेंट की थी कि 10 अरब रुपए हम आपको फ्लड्स में देंगे, एक भी पाई उन्होंने हमें नहीं दी। जी नाजरीन, ये हालात है, सैलाब जैसी सूरत हाल में भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर केपी पूरी नहीं की जा रही। इस कदर पोलराइजेशन हमारी सियासी जमातों के दरमियान हो गई है। अब ये मामला कहां जाकर रुकेगा, मईशत को लेकर एक आम आदमी के जहन में भी बहुत से सवालिया निशानात हैं, उनकी भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि कुछ हम लोग जवाबात ढूंढें। मैं फौरी तौर पे अपने पैनल का रुख करती हूं जहां हम लोग पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज दोनों को शामिल गुफ्तगू रखेंगे। यहाँ स्टूडियोज में मेरे हमरा तशरीफ रखते हैं जनाब अली परवेज मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, मेंबर कौमी असेंबली। वेलकम ऑन बोर्ड अली साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। नाजरीन, डॉक्टर फारूक सलीम ने अपनी तमाम माहिराना राय के साथ हमें ज्वाइन किया है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप, तमाम मामले पर अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन, हमें जनाब तैमूर झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तैमूर साहब हमरा बैठे थे चीफ मिनिस्टर केपी के, तो उनसे हम लोग डायरेक्टली भी जानेंगे कि क्या वाकई इतनी संगीन सूरत हाल है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द गेम प्लान इफ एनी बाय द पीटीआई। बात का आगाज लेकिन मैं आपसे करना चाहूंगी अली साहब, आप फरमाइएगा पहले, और एक बात जरूर आप सुनिएगा जो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने घड़ियों के मामले पे एग्जैक्टली की है, ये सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुसलमान हैं, वो चाहे जो मर्जी हम अपनी निजी जिंदगी में करें,
लेकिन वो नामूस रसालत पर कट मरते हैं, वो खाना काबा की हुर्मत और इज्जत पर वो कट मरते हैं। ये जो एक इंतहाई घटिया हरकत की, घटिया तरीन के खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान न्याजी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया। जी अली साहब, यू आर अ वेरी सेन वॉइस। जितनी इल्जामात हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप उनके ऊपर कहते हैं वो इस्लामिक टच इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भी आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ इस्लामिक टच इस्तेमाल नहीं कर रहे? अभी हमला हुआ है खान साहब के ऊपर, एक जो मजहबी फैनेटिक ने किया है, इस तरह की चीजें उनके ऊपर उनकी जान को मजीद खतरे में नहीं डालेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। प्लेजर। देखें, गुजारिश ये है कि अगर कोई शख्सियत आपको स्टेट के तौर पे, स्टेट के हेड के तौर पे कोई गिफ्ट या तोहफा देती है तो ये मुनासिब नहीं है कि आप उसको तोशा खाना से लेके आप मार्केट में जाके लिक्विडेट कर दें और उसके बाद उसकी पेमेंट कर दें, क्योंकि कई चीजें सिंबलिज्म के मुताबिक भी हमें देखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इट वाज इनअप्रोप्रिएट। अब वो किस हद तक बुरा था या किस हद तक अच्छा था, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं। इट वाज इनअप्रोप्रिएट। अगर इमरान खान साहब उसको वहीं पे सरेंडर कर देते, वहां पे एग्जिबिट करने के लिए, जिस तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, उनको भी इस किस्म के तहाइफ मिले हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वो ऑन डिस्प्ले पड़े हुए हैं। बिकॉज ये मुनासिब नहीं लगता कि आप किसी स्टेट को जो फंक्शनरी ने आपको तोहफा दिया, आप इस तरह से उसको मार्केट में जाके इस तरह से बेचें। उसकी सेंसिटिविटीज भी ठीक नहीं, उसकी ऑप्टिक्स भी ठीक नहीं, हर तरह से गैर मुनासिब। बिल्कुल, आई एंडोर्स यू। लेकिन क्या वो खाने काबा की तस्वीर और उसको नामूस रिसालत से जोड़ना, ये बातें खतरनाक रुझान नहीं है? बिल्कुल अपनी जगह आपकी जो डिस्कंफर्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड आप किस नीयत से ये बात कर रही हैं, पर उन्होंने, अगर आप ये पूरी क्लिप चलाती हैं, उसमें उन्होंने बात इस तरह से की कि कई चीजों की सिंबॉलिक वैल्यू बहुत होती है। अगर खाना काबा का गिलाफ कोई आपको तोहफे में दे और आप उसको बाजार में जाके वे बेचते हुए पाए जाएं, तो इसको और ज्यादा बुरा समझा जाता है, क्योंकि इस्लाम और दीन को हम मुसलमान अपने बहुत करीब समझते हैं। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं इवन इफ इट वाज अ नॉर्मल वॉच, आप किसी स्टेट हेड का दिया हुआ तोहफा इस तरह से मार्केट में जाके जब बेचेंगे और उस तक ये खबर पहुंचेगी, तो इट इज अ मैटर ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर द स्टेट, नॉट द पर्सन रिसीविंग द गिफ्ट। मैं तो इतनी बात कर रहा हूं। अच्छा, गुजारिश ये है डिफॉल्ट पे भी जरा बता दें। मैं वो आ रहा हूं, हमारे पास ना जी इस पे कोई डाउट नहीं है मोना कि हम एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। आज बेहतर तो ये है कि हम सब जो अपनी छोटी सियासत है उसको तर्क करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, और जो 70 साल का गंद आज हमारे सामने अक्यूमुलेट हुआ है, उसको हमने हैंडल किस तरह से करना है, ये वो तरीका है, ये वो चीज है जिसके ऊपर आज शायद हमें सर जोड़ने की जरूरत है। देखें, अगले 3 साल के अंदर आपको 70 से 80 बिलियन डॉलर का इंतजाम करना है। आप उसको रीफाइनेंस करवा लें या आप उसके लिए फ्रेश फाइनेंसिंग आपको अरेंज करनी है, और तेल की कीमत ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, दैट इज सेकेंडरी। बिकॉज मैं तो आपसे रीफाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहा हूं। करंट अकाउंट डेफिसिट तो आज आपने देख लिया 4 महीने के अंदर आके 3 बिलियन डॉलर के ऊपर है। अगर वो यहां पे स्टेबलाइज भी कर दे, 6 बिलियन डॉलर पे भी रोक ले, 9 बिलियन पे भी रोक ले, द प्रॉब्लम इज फार डीपर देन दैट। उसके लिए इमीडिएट टर्म में आईएमएफ का प्रोग्राम किस तरह से बहाल करना है, उसके लिए आपने अपने लोगों को किस तरह से ये एक्सप्लेन करना है कि ये इस्लाहात क्यों जरूरी हैं और आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये वो चीज है जिसके ऊपर हमें सबको सर जोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो हमारा एक 70 साल का जो एक परपेचुअल साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट है, उससे हमने निकलने के लिए कौन सी इस्लाहात लेके आनी है, उसके अंदर भी सारी जमातों को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर नफरतें घटाएंगे, जब तक हम ये पोलराइजेशन को कम नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो खेलने का शौक है, चाहे वो खारजा पॉलिसी के ऊपर खेलने का शौक हो, चाहे मईशत के ऊपर खेलने का शौक हो, चाहे रियासती तकर्रियों पे खेलने का शौक हो, जब तक इन चीजों को तर्क नहीं करेंगे तो आज हम एक आम आदमी के लिए मसाइल बढ़ाएंगे, उनको कम नहीं करेंगे। बात सही है। ऑन अ जेनेरिक नोट ये बड़ी सही बात है अली साहब, लेकिन आपसे आई एम श्योर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन ये सवाल मैं भी करूंगी और तैमूर साहब भी गालिबन करेंगे कि भाई What are you as the government of the day doing about it? कि ये कंसेंसस आप लोगों ने ही फॉर्म करना है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइएगा अभी आपके व्यू में हालात कितने संगीन हैं या कितने कशीदा हैं, और ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज पर ब्लेम गेम तो चल ही रहा है ना। आज भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हुकूमती, उसका भी महवर यही था कि ये सारा पिछलों का किया धरा है। IMF के हवाले से कितने ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला गया प्रेजेंट गवर्नमेंट को। वजीर आजम ने इस हवाले से क्या कहा, ये मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आप इन योर न्यूट्रल ओपिनियन बताइएगा कि ये वो सही बात कर रहे हैं, क्या वाकईतन ये सब हुआ है और ये PTI की वजह से हुआ है। ये सुनिएगा प्लीज। पाकिस्तान की मईशत
उसको धचकोले ले रही थी और किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया। जी डॉक्टर साहब, ये करना पड़ा है वाकईतन गवर्नमेंट को, सारा कुछ PTI की गलती है, वो किस मुंह से इनको ब्लेम कर रहे हैं? डू यू कंसिडर दिस करेक्ट? जी मोना, आई थिंक आपने डिफॉल्ट का जिक्र भी किया है। मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो PTI डिफॉल्ट का जो बयानिया लेके आगे बढ़ रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, कुछ हकायक आपके सामने रख दूं। जी जरूर। डिफॉल्ट मुल्क उस वक्त करता है जब उसकी कोई बॉन्ड की पेमेंट ड्यू हो रही हो, यानी कि तारीख आ गई हो और हुकूमत उसकी पेमेंट ना कर पाए। अब हकीकत यह है कि पाकिस्तान के कोई 135 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जात हैं और उन 135 अरब में से सिर्फ 9 अरब डॉलर के कर्जात ऐसे हैं जो बॉन्ड्स की मद में है। एक बॉन्ड हमारा मैच्योर हुआ था दिसंबर की 5 तारीख को, उसकी पूरी पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ने कर दी है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि सूद भी पे कर दिया और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दिए, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। जो सन 2023 है जिसको कैलेंडर 2023 में कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो अगर कोई बॉन्ड ही मैच्योर नहीं हो रहा तो फिर डिफॉल्ट का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। जो नेक्स्ट बॉन्ड मैच्योर हो रहा है वो अप्रैल सन 2024 में मैच्योर हो रहा है। तो अब सोचिए 15 या 16 महीने के बाद, तो उस बॉन्ड को प्रेडिक्ट करना कि क्या 2024 में हुकूमत पे कर पाएगी या नहीं, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगले 15-16 महीने कैटेगोरिकली ये कहा जा सकता है कि हुकूमत किसी किस्म के डिफॉल्ट में नहीं जा रही, तो डिफॉल्ट नहीं होने लगा। अब आ जाए मईशत की। जी आपने मईशत का जिक्र किया। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दीजिएगा, आप अपना नुक्ता नजर ब्रेक के बाद मुकम्मल कीजिएगा। प्लीज अलाउ मी दिस, ये इतना सा एक मैं कंसेशन आपसे मांग रही हूँ आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, जो ये बात है ये मुकम्मल करना बड़ी जरूरी है और जाहिर है जो सरकारी या हुकूमती दावा है इस हवाले से उसके ऊपर भी जाना जरूरी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर फरूख सलीम इजहार ख्याल कर रहे थे, आधी बात उन्होंने अपनी मुकम्मल की थी। आप बकिया अपनी बात फरमाइएगा डॉक्टर साहब, और साथ इसमें यह भी इजाफा करें, ब्रेक से पहले आपने इस बात की तरदीद की है जो PTI का क्लेम है कि डिफॉल्ट की जानिब हम गामजन है। आपने कहा कि सो फार आप इस तरह की कोई चीज नहीं देखते, लेकिन ये जो IMF के हवाले से मैंने आपको एक शॉर्ट सुनाया था ब्रेक से पहले, उस पर भी बता दें कि क्या ये बात सही है कि एड़ियां रगड़ने तक की नौबत आई थी इस हुकूमत को PTI के वजह से और उन्होंने जो IMF के साथ मिसकमिटमेंट की थी उसकी वजह से? देखिए, पिछले कोई 2.5-3 साल की IMF और वजारत खजाना या हुकूमत पाकिस्तान की तारीख कुछ ऐसी है कि हमारे पास जब भी कोई एक नया वजीर खजाना आता है तो वो हमें कोई नए नारे सुनाता है और उसके नतीजे में वो जो IMF का प्रोग्राम है वो सस्पेंशन में चला जाता है। ये हमने PTI की हुकूमत के दौरान भी देखा। जो ये ओरिजिनल प्रोग्राम जो PTI की जो IMF की बात कर रहे हैं, ये सन 2019 में PTI की हुकूमत के साथ साइन किया गया। तो शराइत वही चलती आ रही हैं जो 2019 में जिनके ऊपर एग्रीमेंट हुआ। फिर आपको याद होगा कि फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022 जब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने तेल की कीमतों के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। अब वो एक वायलेशन थी, वो एक खिलाफवर्जी थी जो हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, तो उसके नतीजे में वो IMF प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन किया गया। अब आपने पूछा था कि वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि जिस किस्म की मईशत उनको मिली और फिर उसके नतीजे में अब मईशत कहाँ खड़ी है। मोना, 3 चीजें सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। 2 बुनियादी बीमारियां होती हैं मईशत के हवाले से, एक बजट का खसारा कहलाता है और एक तजारती खसारा। जो बाकी बीमारियां हैं वो आप समझिए कि इनकी औलाद होती है। बेसिक बीमारियां ये 2 हैं। तो अप्रैल 2022 में जो मॉनेटरी खसारा PTI की हुकूमत छोड़ के जा रही थी वो तकरीबन 5,500 अरब का था और वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख का बुलंद तरीन खसारा था।
इसी तरह जो तिजारत का खसारा था वो लगभग 18-20 बिलियन डॉलर का, जो तिजारती खसारा था वो तकरीबन 45 अरब डॉलर का पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही थी, और दोबारा से वो पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। लेकिन जो शराय महंगाई थी, महंगाई जो पीटीआई छोड़ के जा रही थी वो बहुत बुरी थी, लेकिन वो पिछले 9, 10, 11 महीनों उससे मजीद खराब हो गई, मजीद खराब। फिर ठीक है, यानी खसारे बेहतर हुए हैं रिलेटिवली, आपने कहा खसारे बेहतर हुए, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ गई है। ये एक है जो एक बुरी कारकर्दगी इंडिकेट करती है। तैमूर झगड़ा साहब भी नाजरीन हमारे साथ अब मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट। वेलकम ऑन बोर्ड तैमूर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। एक तो ये बताइएगा, आपने मुआशी एतबार से सुना कि किस हद तक आप लोगों ने धचका दिया था। फरोख सलीम साहब भी कह रहे हैं कि ना अभी डिफॉल्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल द क्लेम्स ऑफ द पीटीआई, और वो ये कह रहे हैं कि तिजारती खसारे, बजट खसारे आप आसमान से बातें करते हुए छोड़ गए थे। सिर्फ एक महंगाई का फिगर था जो कि थोड़ा बेहतर था, और आपकी मिस कमिटमेंट्स अलग हैं जो कि आपने आईएमएफ से की थी। प्लीज देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम इंडिकेटर्स देखने लग जाएं तो फिर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे, फिर हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, फिर हम रेमिटेंसेस की बात करेंगे, फिर हम अभी कहते हैं हाइंडसाइट इज 2020, तो फिर हम जरूर उसी महंगाई की बात करेंगे, क्योंकि जब ये सारे ट्रक पे खड़े थे तो ये खसारे की बात नहीं कर रहे थे। उस ट्रक पे एक बड़ा बैनर था, महंगाई मुकाओ मार्च। ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि ये वही पीटीआई की गवर्नमेंट थी जिसने मेरे ख्याल में अगस्त 21 तक रिजर्व्स भी, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में भी रिजर्व्स भी मेरे ख्याल में 21 या 22 अरब डॉलर तक इंक्रीज कर दिए थे। फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल कर दिया था। अब जैसे ये गवर्नमेंट कहती है आखिरी 5-6 महीनों में जो कोविड के बाद, और याद रखें ये हमेशा लोग भूल जाते हैं कि कोविड वंस इन अ सेंचुरी इवेंट था। कोविड के बाद जो कमोडिटी सुपर साइकिल आया उसमें ना सिर्फ ऑपोजिशन, लेकिन ये सारे सपोजिडली इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स और मीडिया के लोग, इन सब को 150 रुपए का पेट्रोल भी नागवार नहीं था। सिर्फ जब उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, ठीक लिया, गलत लिया, लॉन्ग टर्म में क्या प्लान था वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर हम रहते। अच्छा, सिर्फ उस वक्त आया, सिर्फ उस वक्त याद आया जब गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ी, जब इनको खुद लेना पड़ा, तो फिर उस वक्त इनको याद आया कि ये सारी चीजें जो है वो गलत है। पीटीआई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। हम ये जरूर देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में बहुत से जो आंसर हैं वो वन वे और द अदर जो है वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो अपनी पेमेंट्स ऑन टाइम नहीं कर रहे, जो आप कहना चाहते हैं। ये भी एक हकीकत है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हुआ था तो 16 अरब डॉलर थे, गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो कोई 10 अरब डॉलर थे, उसमें एक पेमेंट सऊदी अरेबिया को करनी पड़ी, आज 6 अरब डॉलर है। मुझे नहीं पता कि ये लेटेस्ट फिगर्स रिलीज हुए, इन फिगर्स 6.7 अरब डॉलर, मुझे नहीं पता कि इसमें वो बॉन्ड की पेमेंट है या नहीं, चले 6.7 ले, ठीक है। 5 हफ्ते का इंपोर्ट बिल है रफली। जो इसके साथ फारूक साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये 2 मैट्रिक सबसे ज्यादा काउंट करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिलहाल तो आप ये देख लें कि जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट की बात है तो ना सिर्फ के कोई एलसीज नहीं खोल सकता, कोई कॉर्पोरेट जो है वो अपने प्रॉफिट्स बाहर नहीं ले जा सकते। अभी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है वो अपने डॉलर डिपॉजिट्स बैंक अकाउंट से नहीं हटा सकते। इन टाइप की चीजों का लॉन्ग टर्म जो कंज्यूमर्स के और बिजनेसेस के कॉन्फिडेंस पे जो डेवस्टेटिंग इफेक्ट होता है ना, वो कॉन्फिडेंस फिर सालों के बाद। यानी आप कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती के मेजर्स के थ्रू इन्होंने ये डेफिसिट्स को कुछ हद तक कंट्रोल करके रखा है, जैसे आपने एलसीज वगैरह का तस्करा किया। लेकिन व्हाट इज द प्लान और व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ पीटीआई स्लीव? झगड़ा साहब इसके बारे में बता रहे हैं कि अब ये जो असेंबलीज आप तहलील करने जा रहे हैं, इससे मुआशी मुश्किलात में आपको लगता है कमी आएगी, या मजीद मुआशी मुश्किलात के साथ हमें एक सियासी बहरान में भी आप हमें धकेल देंगे? मैं 2 बातें कहूंगा। सियासी बहरान में तो हम हैं, और अप्रैल बल्कि मार्च 2022 से उस वक्त हम यही कह रहे थे कि ये वक्त नहीं है सियासी बहरान बनाने का।
हर किसी को जो एंटी इमरान खान था शौक था कि जिस तरीके से भी गवर्नमेंट चेंज जरूर हो, लेकिन जो दो बातें मैं कहूंगा, एक ये कि जो हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं या आप कहते हैं कि सूबों की असेंबलीज तहलील करें या ना करें, आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, आजाद जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के 2 सूबे और 2 एंटिटीज 6 में से 4 ये कह रही थी कि वफाक जो है वो किसी किस्म की कोलैबोरेशन नहीं कर रही। तो अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने का ये तरीका है कि आप सूबों से पैसे रोक रहे हैं और आप सिर्फ अपने हाथों में 1-1 अरब रुपए लगाएं। अच्छा, ये भी डेफिसिट कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो ये जो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, ये बात दुरुस्त है? एक जुमला आप फरमा दें, मैं अली साहब से इन तमाम कंसर्न्स का जवाब मांगती हूं। फिर तनख्वाहें हम दे देंगे। आप जो मुझे जीबी और आजाद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके पास 1 महीने में चैलेंज होगा। जो अफसोस की बात है कि मेरे मुख्तलिफ खत लिखने के बावजूद, मुख्तलिफ रीच आउट्स के बावजूद, मेरे ऊपर अगस्त में हर किस्म की एक्यूजेशन करने के बावजूद, आज हम फोन कॉल भी वो आपकी जो वो फोन कॉल थी तरीन साहब के साथ जी कि पीएमएलएन और उनके एलाइज आईएमएफ को गालियां दे रहे हैं, वो आईएमएफ के साथ डील नहीं कर पा रहे। राइट, मिफ्ता साहब को की शदीद तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान का हर सूबा, बलोचिस्तान में भी एक्चुअली ये हाल है। और उस दिन मैंने मुराद अली शाह साहब और एहसन इकबाल के दरमियान भी एक ऑफिशियल मीटिंग में बड़ी चैलेंजिंग गुफ्तगू हुई। तो मेरे ख्याल में वाकई अगर ये इस तरीके से चला लेंगे तो शायद ये खसारा रोक देंगे, लेकिन ये वाकई फिर इस्लामाबाद के सिर्फ 17 किलोमीटर को ही कंट्रोल कर रहे हैं और राइट, ठीक है। ये भी एक, दरअसल जो आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि एक्चुअली तो ये बजट के जो खसारे हैं इन्हीं को रोकने के लिए। अली साहब, ये तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। आप क्या लड़वाएंगे सारे सूबों को आपस में खसारे रोकने के लिए अपने, वो भी आर्टिफिशियल? मोना, मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कहा आज हमें ये जो अपने खेलने का शौक है ना, इसको तर्क करके हमें इकट्ठा बैठने की जरूरत है। मैंने आपके सामने अपनी नीयत का तो इजहार कर दिया ना। उसके बाद अब झगड़ा साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें इन्होंने बताया कि जी किस तरह से एक अनप्रेसिडेंटेड कोविड का चैलेंज इन्होंने हैंडल किया। बिल्कुल किया, इस पे कोई डिनाई नहीं कर रहा। तो मुझे बताएं, जो आज सैलाब आए थे, क्या उस किस्म का कोई पहले प्रेसिडेंट मौजूद था? तो आज भी तो उसी किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली खड़े हुए हैं, जिसके साथ हुकूमतें टैकल करने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जी कितनी मेहनत से इन्होंने 6% की पायदार और जामे ग्रोथ रेट लेके आए। माशाल्लाह वो इतनी इंक्लूसिव और इतनी सस्टेनेबल थी कि 3 महीने के अंदर अपने मुंह के ऊपर गिर गई। और इन्हीं के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, असद उमर साहब, अगर उनकी गुफ्तगू आप लेके चलें तो वो आपको बेपनाह मौकों पे आपको ये बताते हुए पाए जाएंगे कि मईशत की डायरेक्शन बदलने के अंदर साल दरकार होते हैं। कोई भी हुकूमत 2 महीनों के अंदर उसके अंदर बिगाड़ नहीं ला सकती। तो माशाल्लाह कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो ओन करें ना। उसके बाद जो ये महंगाई के लिए इस हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करें उन 2 बुनियादी मसाइल के साथ जिसके ऊपर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने बात की कि तजारती खसारा अनप्रेसिडेंटेड $45 बिलियन का ये छोड़ के गए थे। उसके बाद अंदरूनी खसारा 5000 अरब से ज्यादा का जो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख के अंदर नहीं था। जब इस किस्म के खसारे सामने हो तो फिर और आपका मेरी यार सुने ना, और कमोडिटी सुपर साइकिल खुद मान रहे हैं और करेंसी क्राइसिस छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बता दें कि जब आपने IMF का प्रोग्राम सैबोटाज किया, खुद फोन कॉल करते हुए आप पकड़े गए, जिसके अंदर आप अपनी अग्रीमेंट्स जो थी वो खुद उसके ऊपर बैक ट्रैक कर रहे थे और कह रहे थे मैं प्राइवेटली वो खत भी उनको भेज दूंगा। पंजाब के तो चले फाइनेंस मिनिस्टर ने कम से कम कोई पुशबैक करने की कोशिश की। तो आप मुझे बता दें वो कौन सा मेरे पास अलादीन का चिराग था जिससे मैंने करेंसी क्राइसिस भी रोकना था, कमोडिटी के सुपर साइकिल की पेन को भी सब्सिडाइज करना था, और कहां से ये सारे के सारे वसाइल लेके आने थे ना। तो यहाँ पे तो आप मान रहे हैं, यू आर आल्सो एक्सेप्टिंग ये बातें ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा सूबों के पैसे रोके हुए नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले मैंने आपसे कहा कि मुश्किल मरहले के ऊपर आज पाकिस्तान खड़ा है और हम सबको मिलके रियासत के मफादात का दिफा करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कह दिया, मैंने कोई नहीं कहा कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वो बात सही है, वो ठीक है। अब आ जाए
कि जो But आपके do your वसाइल- part also, देखिए, ना, as मेरी the बात sitting सुनें, incumbent मेरी बात government. सुनें। आपके पास एक दस्तूर के अंदर एक मौजूद है जिसके अंदर एनएफसी अवार्ड के तहत पैसे आपके सूबों को चले जाएंगे। सही। उसके अंदर चले जाएंगे। देखें, अब एनएफसी के अंदर जो आपकी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, जी, बलोचिस्तान को गारंटीड अमाउंट है। अगर बाकी सूबों के अंदर, अगर वफाक के अंदर कोई फिस्कल स्लिपेजेस आती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनके वसाइल कम हो जाते हैं। उसके बावजूद मैं इनसे कहता हूं कि क्या चीज इनको रोके बैठी है कि ये अपनी भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें। आफ्टर ऑल फेडरल गवर्नमेंट भी तो एक आफत के साथ टैकल करने की कोशिश कर रही है ना, इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बावजूद अपनी अली साहब, मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना कि ये महंगाई का रोना रो रहा है। प्रोविंशियल सरप्लसेस तय किए हैं, इनको अपने अंदर फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, खुद रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक ये फाइनेंशियल फेडरलिज्म आगे चलेगी। ठीक है, आपने माना है। आई एम हैप्पी टू सी कि आप एटलीस्ट ये मान भी रहे हैं कि ये सिचुएशन है, ये बात हकीकतन है, लेकिन इसके आपने रीजंस बताए हैं। मिफ्ता साहब भी वैसे बाय द वे अली साहब यही महंगाई के हवाले से गिला करते हुए नजर आते हैं। आफ्टर अ ब्रेक इसके ऊपर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। काफ़ी सारे पॉइंट्स अभी रेज हुए हैं ब्रेक से पहले। फरूख साहब, आपकी इजाज़त से तैमूर साहब इसका जवाब प्लीज़ आप फरमा दें, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्टेड टू यू डायरेक्टली। और ये भी सुनिएगा कि अभी चले वो तो दिस इज असाइड द थिंग, लेकिन बात ये कि मैं आपको सुनाना चाह रही थी, आपने खुद भी सुनी होंगी, शहजाद अकबर साहब 2019 में जब ये नया नया मामला आया था तो वो किस हद तक क्लेम करते थे कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब, इनकी तरफ से अब कोई एस्केप नहीं है। और आपकी तरफ भी ये तमाम बातें अली साहब ने की हैं कि आप अपनी रिसोर्सेज मोबिलाइज करें। ही इज नॉट डिनाइंग द सिचुएशन, बट ही इज सेइंग कि आप भी तो कुछ करें ना इन हंगामी सूरत हाल में, बल्कि ये कि आप तो उल्टा IMF के प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप मेरे खिलाफ और मेल ऑन संडे के खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ और उस सहाफी के खिलाफ हत्के इज्जत का दावा करेंगे। मैंने कल भी आपको चैलेंज किया था, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूं। खुदारा अपने इस वादे से मुकरना नहीं है। इस दावे को ऐसा दावा नहीं बनाना जैसे आपने कहा था कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा। जी तैमूर झगड़ा साहब, दिस वाज शहजाद अकबर साहब, 25 तारीख का ये उनका 25 जुलाई 2019 का उनका ये बयान है। 14 जुलाई को आर्टिकल आया था और उन्होंने ये बयान दिया था। एंड नाउ वेयर इज ही? मैं इस पे ज्यादा क्या बात करूंगा, हमें 2-3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इस पे मैं इतना कह दूंगा कि डेविड रोज की खुद अपनी ट्वीट थ्रेड पढ़िए कि कौन सी चीज जो है वो वापस ली गई है, कौन सी नहीं ली गई। जो उनकी कंपनी में 16 अरब रुपए TTs के थ्रू आए, जो उन्होंने एडमिट किए और जो उनके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि टैक्स फ्रॉड है। राना सनाउल्लाह ने जियो के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे कहा, तो उसका जवाब अभी नहीं मिला, ना मिल सकता है। Anyway, जो 2-3 चीजें थी, देखें मईशत के हवाले से जरूर फरमाइएगा झगड़ा साहब। अभी आप अपनी रिसोर्सेज क्यों मोबिलाइज नहीं कर रहे, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि क्या IMF के प्रोग्राम को सबोटाज करने की आपके कॉल की रेफरेंस दे रहे हैं अली साहब, वो उसके ऊपर जरा तबसरा फरमा दें। क्योंकि और क्या सकते हैं। और एक मैं इनमें सवाल करूंगा और मुझे सिर्फ उस सवाल का जवाब चाहिए। अपनी रिसोर्सेज पे मुझे फख्र है। इनको नहीं पता होगा क्योंकि इनका हमेशा पाकिस्तान पंजाब में शुरू हुआ है और पंजाब के चंद हलकों में ख़त्म हुआ है। पिछले 3 साल में जिस सूबे ने अपनी रिसोर्स बेस को सबसे ज़्यादा बढ़ाया है वो खैबर पख्तूनख्वा है। 3 साल में 220% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। इसके बाद तो मेरे ख्याल में ये इस बात पे चुप्पी अमाउंट पूछ रहे हैं अली साहब। और बात मुझे मोना कंप्लीट करने दे। ओके, आप कंप्लीट करें, फिर आप अमाउंट वो पूछ रहे हैं आपसे। दिस इज जस्ट फॉर यू कि अगर आप बताना चाहें आप बता दें। 30 अरब थी, तकरीबन इस साल 85 अरब हो जाएगी, तो ये 4 साल में 3 गुना। जी, जो FBR फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं कलेक्ट करता, पूरे मुल्क का टैक्स बेस FBR को दिया गया है। इसमें 58% सूबों का हिस्सा है। ये पेशावर में ही करता है, कराची में ही करता है, लाहौर में ही करता है, क्वेटा में ही करता है, बाकी सूबों में ही करता है। इनको लगेगा कि इन सब का इनका पर्सनल ठेका है, वो नहीं है। और जहां पे IMF वाला कंट्रोवर्सी की बात थी, मैंने पहले भी कहा है, इनमें तो ये जरूरत नहीं होगी कि इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके अपने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस टैप हो जाए, ये उस पर बात नहीं करेंगे कि वो सही है या गलत है।
अगर मैं उस वक्त कन्विंस था कि अपने सूबे के हक के लिए वो तो आपके टाइम में भी हुआ था तैमूर साहब, वो तो दोनों टाइम्स पे था ना, फोन टैपिंग तो दोनों अदवार की निकली है। तो हम हमारे वक्त में पता नहीं चला, लेकिन बात कंप्लीट करने दें ताकि पॉइंट बन जाए। जी जी, आप उसके बाद आपने जो भी पॉइंट्स बताने हैं वो आप बता दें। हाँ ठीक है जी। अगर यहाँ पे इशू ये है कि आपके मीडिया पे भी चलता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर, इसकी सिग्निफिकेंस आप जानते हैं कि वहां पे पैसे नहीं मिलते। जी बिल्कुल, ये बात आप सही है, द मीडिया इज इंडीड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्टेन। जी जी, ये बात है, ये जरूरी चीज है। गिलगित बल्तिस्तान में पैसे नहीं मिलते, इसकी सिग्निफिकेंस जानते हैं। फाटा में दोबारा से, और फाटा में कोई एनएफसी का शेयर नहीं आता, फाटा में दोबारा से अगर मिलिटेंसी शुरू हो और हम वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसका बजट वफाकी हुकूमत से आना है ना। बिल्कुल, ये बड़े ये तो बहुत आप सही कह रहे हैं। एक सेकंड पहले हमने बात की है कि दस्तूर के मुताबिक जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है उसके मुताबिक इनको पैसे मिलने चाहिए। अगर स्लिपेजेस हो रही है तो अकॉर्डिंगली इनका शेयर भी कम हो जाएगा। फाटा जब सिमुलेट हुआ है उसके लिए एक स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तय होगी, लेकिन ये बात है बात करना कि मैं 1 रुपया इकट्ठा करता था, आज मैंने 3 रुपया इकट्ठे कर लिए, तो तालियां मिलते नहीं है। मोबिलाइज करें रिसोर्स। फाटा को जो 3% शेयर था सारे सूबों ने कमिट किया था, कोई नहीं देता था। फिंगर पॉइंटिंग मत करें। वो 3% छोड़ दें। जी मैं यही कह रही हूँ, 3% मिलता नहीं था, ये बात सही है। हाँ मुझे एक सवाल करने दे प्लीज, आपने बुलाया। जी जी, आप सवाल करें, फिर मैं फारूक साहब की तरफ जाऊं, वो भी ही इज आल्सो वेटिंग टू कमेंट ऑन द मैटर। जी कि इन्होंने कहा है कि सैलाब जैसी बहुत बड़ी क्राइसिस आई है, तो भाईजान आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके पब्लिकली कहा था, हमने नहीं उसको फोर्स किया था कि खैबर पख्तूनख्वा को हम 10 अरब ग्रांट करेंगे, पंजाब को 10 अरब करेंगे, बलोचिस्तान को 15 अरब करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी क्राइसिस आई, आपने कितने 100 रुपए, अरबों छोड़े, कितने 100 रुपए जो है वो सैलाब में अपने मुल्क की मदद की? 1 रुपए दिया है? जवाब दे दें प्लीज। नहीं, मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं दिया इनको बिल्कुल आके तहजीब के दायरे में फाइनेंस मिनिस्टर से एजिटेट करना चाहिए। मैं इनको साथ लेके चलता हूं, वहां पे बात करें, जो इनका हक है इनको मिलना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। कौन इसमें सियासत कर रहा है? हमारी जमात में तो खेलने का शौक नहीं है कि आपने रियासती तकर्री पे भी खेलना है, आपने सैबोटाज भी करना है, IMF प्रोग्राम, आपने साइफर के साथ भी खेलना है। आए बैठ के लाइक सीरियस पॉलिटिशियंस आके चले क्यों ब्लॉक में मैं बात हो रही है ना, ये अब दिस इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी फेयर प्रपोजल जो अली साहब ने बात की है। जो बात गलत है वो गलत है और जो हक है वो हक है। फारूक साहब, बात संगीन इसलिए है क्योंकि ये एक एजिटेशनल माहौल, हमारे पास ऑलरेडी क्राइसिस अपने कम नहीं है माशाल्लाह से, जो हम मजीद एक एजिटेशनल माहौल, अभी अली साहब कह रहे हैं कि हमारे हालात इस तरह के हैं, विच इज व्हाई वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेक आवर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द प्रोविंसेस या गिलगित बाल्तिस्तान और AJ के। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये बड़ी सीरियस चीज हो सकती है और इसका रेजोल्यूशन क्या है? देखिए मौना साहिबा, मुझे महसूस ये होता है कि हमारे जमहूरियत पसंद सियासतदान जो है वो सियासी मुकाबला नहीं करते एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को दुश्मन करार दे देते हैं, जिसको मतलब एनिमी करार दे देते हैं एज बीइंग अ पॉलिटिकल अपोनेंट। मतलब पॉलिटिकल कंपेटिटर है, आप कंपीट करें एक दूसरे से, आप एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने की कोशिश ना करें। जब एक की हुकूमत आती है तो वो अपने सियासी जो है उनको नेस्तो नबूद, उनको तबाह कर देना है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। आप जमहूरी निजाम का हिस्सा हैं, दोनों तरफ आप सियासी मुकाबला करें। देखिए इस मामले में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 2 से ज्यादा मरतबा ये कहा है कि एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा जो है, जिसको वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं, वो बैठ के तय कर लें। देखिए आम आदमी का 22 करोड़ पाकिस्तानियों का इनके आपस के झगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मामला है कि उनको रोटी पानी पूरी मिलनी है, उनकी दवाइयां पूरी हो जाएंगी, उनके बच्चों की या नहीं हो जाएगी। तो वो एक मिनिमम एजेंडा जो है वो खुदाया सारे के सारे सियासतदान एक मिनिमम एजेंडा जिसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जा रहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो बैठ अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे अगर गुजारिश करूं, ये रिलक्टेंस किसकी तरफ से है? मुख्तसरन फरमा दे, किसकी तरफ से रिलक्टेंस है? क्या हुकूमत संजीदा है कि ये सिर्फ वादा, ये सिर्फ कोई आई वॉश नहीं है? डू दे रियली मीन इट कि वो चार्टर करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या PTI की तरफ से इनर्शी है? देखिए अब किसी का दिल खोल के तो मैं नहीं देख सकता हूँ। उन्होंने 3 दफा एटलीस्ट मुझे याद आता है, उन्होंने स्पेसिफिक ऑफर किया है
कि आए बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखें। जो चोर डाकू और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज्यादातर पीटीआई की क़यादत की तरफ से आते हैं, हुकूमत की तरफ से या पीडीएम की तरफ से या खास तौर पे पीएमएल-एन की तरफ से इस किस्म की जुबान नहीं इस्तेमाल की जाती है। अब इंटेंशन क्या है वो तो खुदा जानता है, पीटीआई की क्या है और पीएमएल-एन की क्या है, जी लेकिन जी दुरुस्त सही ऑफर जरूर कर चुके हैं। देखिए जरूरत इस चीज की है कि सियासत और मईशत के दरमियान में एक फायरवॉल खड़ी की जाए। आम आदमी का देखिए जो पिछला सेंसस है मोना, उसमें कुछ 3.5 करोड़ खानदान बसते हैं इस मुल्क के अंदर, उसमें से सिर्फ 1190 ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सियासत से ताल्लुक है, बाकी 3.5 करोड़ खानदानों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है इधर है। तो उनके जी बिला बिल्कुल सही बात है। हमें मेजॉरिटी के साथ अगर हम खड़े हों तो ये तमाम उसी मेजॉरिटी का अक्सरियत का सोचें। ऑल द जेंटलमैन नाजरीन देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।